दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू एरा कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। आज इस सीरीज़ में एक और लेक्चर मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं जो कि है सिक्योरिटी एनालिसिस पे। सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट 1 में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। आज जो है सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट 2। मेरे वीडियो की विशेषता ये होती है कि मैं यहाँ पर आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो ICSI के स्टडी मटेरियल से ही प्रोवाइड करवाता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें एकदम टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टफ ही हमें मिलता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी क्योंकि आपको जो है मॉड्यूल को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या तो जिनको जो है मॉड्यूल्स की लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है मेरी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल प्रूव होने वाली है। तो इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके थे कि क्या सिक्योरिटीज़ क्या होती है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। रिस्क के एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो ये हमने देखा था सिक्योरिटी एनालिसिस में। आज की वीडियो में जो है हम यहाँ पर सिक्योरिटी के वैल्यूएशन में फंडामेंटल अप्रोच टू द वैल्यूएशन यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल में पेज नंबर 274 के ऊपर जो है फंडामेंटल अप्रोच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि फंडामेंटल अप्रोच, देखो इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन इन्होंने फंडामेंटल अप्रोच के लिए किया था। फंडामेंटल अप्रोच में उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है इन्वेस्टर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो ये होता है फंडामेंटल अप्रोच। अब इस थियोरी को इन्होंने आगे और जो है एक्सटेंड किया हुआ है। चलो हम समझते हैं फंडामेंटल अप्रोच टू द वैल्यूएशन। तो फंडामेंटल अप्रोच टू द वैल्यूएशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी शुड फॉलो द डिमांड एंड सप्लाई थियरी। कहने का मतलब क्या है, जिसको हम मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, इकोनॉमिक्स में जिसको मार्केट मैकेनिज्म कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर इसको मार्केट जो है सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिटरमाइंड होती है। और अगर जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की थियरी को कोई सिक्योरिटी फॉलो कर रही है तो उस सिक्योरिटी के प्राइस जनरली स्टेबल होंगे। और जो सिक्योरिटी जो है इस डिमांड एंड सप्लाई की थियरी को फॉलो नहीं करती है तो ऐसी सिक्योरिटी जो है वो जनरली उसके प्राइस जो है वो अनस्टेबल रहेंगे। सीधी सी बात है कि डिमांड और सप्लाई, अब किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। एक सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड किस चीज़ की फॉलो करता है? ट्रेंड जो है मार्केट सेंटीमेंट्स को फॉलो करते हैं। मार्केट सेंटीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कभी कभी मार्केट के अंदर बूम है, दैट मीन्स मार्केट में तेजी है, बहुत ज़्यादा लोग सिक्योरिटीज़ को परचेस कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ? मार्केट सेंटीमेंट हुआ। इसके अलावा जो है डिमांड कहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो नहीं होता है, जहाँ पर रूमर स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इन सारी तो ऐसी सिक्योरिटीज़ की प्राइस जो है वो अनस्टेबल होती है। और इससे पहले की वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि जहाँ पर रूमर स्प्रेड होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे एक स्पर्ट क्रिएट होता है। स्पर्ट का मतलब होता है बबल। तो उसकी वजह से जो है प्राइस जो है वो टाइम बीइंग अनस्टेबल होती है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर को या तो सडन इमीडिएट गेन होता है या इमीडिएट लॉस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहाँ पर स्पेक्यूलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो इससे पहले की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जनरली जहाँ तक देखो इक्विटी का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, बट जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करेंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ उसके इंटरेस्ट रेट को ही ध्यान में लेना है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर के पर्पज से देखा जाए तो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिस्क कम होता है, और इन्वेस्टर के और अगर इश्यूअर के पर्पज से, कंपनी के पर्पज से देखा जाए तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट कंपनी के लिए ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल रिटर्न करने का। एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करना ही है। और सबसे बड़ी बात कि इक्विटी की जो है प्रेजेंट वैल्यू अनसर्टेन होती है। इससे पहले के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। देखो हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट मीन्स कि ऐसा वर्तमान में जो उसकी वैल्यू है वो हाईएस्ट हो, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए।
और जब हम इक्विटी के एनालिसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे डिविडेंड यील्ड और दूसरा होता है कैपिटल गेन यील्ड। हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि डिविडेंड यील्ड, कोई भी इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ें ध्यान में रखेगा, एक है डिविडेंड, उससे डिविडेंड से कितनी इनकम हो सकती है, और दूसरा कि कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट मीन्स अगर इस सिक्योरिटी को होल्ड करने से उसको कितना बेनिफिट जो है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन हो सकता है। तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर जो है हमें डिविडेंड यील्ड मालूम पड़ेगा, और कैपिटल गेन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस को, दैट मीन्स सिक्योरिटी की परचेज प्राइस को डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, परचेज और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे परचेज के ऊपर। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि परचेज प्राइस के ऊपर हमें कितना गेन हुआ। मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जो दोनों जो डिविडेंड यील्ड है और कैपिटल गेन्स का जो यील्ड है उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब डिविडेंड एन्युअली अगर ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि डिविडेंड का रेट जो है वो एन्युअली बढ़ रहा है, तो वहाँ पर एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, D मल्टीप्लाइड बाय 1 + G डिवाइडेड बाय 1 + R⁻1। उस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिविडेंड अगर एन्युअली ग्रो हो रहा है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ 3 लेवल सिस्टमेटिक प्रोसेस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो 3 लेवल का सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दैट एनालाइजेस द ओवरऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी बिफोर प्लेसिंग अ वैल्यू ऑन इट्स शेयर्स। द 3 लेवल्स एट विच द एनालिसिस इज कैरिड आउट आर द फॉलोइंग। 3 लेवल है। सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, दूसरा है इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस और तीसरा है कंपनी एनालिसिस। We shall describe the analytical process at all these levels in greater details here and there। अब ज़्यादा जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। तो जब हम कंपनी इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे तो हम सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड कैसा है, बुलिश ट्रेंड है, जीडीपी का रेट कैसा है। देखो जब जीडीपी हाई होती है उस टाइम पे बूम होता है और काफ़ी सारे आईपीओ भी आते हैं और उस टाइम पे मार्केट भी अच्छा चलता है। इन्फ्लेशन का रेट लो होता है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो हाई होता है। और अगर मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है, देखो बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शेयर्स परचेज करेंगे और इक्विटी की प्राइस जो है वो बढ़ रही है। बेरिश ट्रेंड का मतलब क्या है, इक्विटी की प्राइस जो है वो कम हो रही है, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। और ऊपर मैंने जितने भी फैक्टर्स अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, कौन से हाई जीडीपी हुआ या तो लोअर इन्फ्लेशन हुआ, ये सब जो है रिवर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स जीडीपी का रेट लोअर हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि अभी जैसे देख लो कि ये कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम पे जो है मार्केट में डिफ्लेशन है, और यहाँ पर जो है जनरली स्टॉक मार्केट बेरिश ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो दैट मीन्स हम डेली अगर आप पढ़ते हो तो सेंसेक्स में जो है डेली सेंसेक्स की वैल्यू फॉल हो रही है। उसके बाद में है इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। देखो इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस में हम कुछ हैपनिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। वो हैपनिंग्स कौन कौन सी होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, shift in the consumer preference, availability of substitutes etc. This changes also drive the life cycle of the industry। इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल, देखो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल कौन सी हो सकती है, इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट इनिशिएटिवली जो है मार्केट में लॉन्च किया, उसके बाद में प्रोडक्ट अपने पीक पर पहुंचा, उसके बाद में किसी भी रीज़न से कंपटीटर के एंटर होने से या तो जो है टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से जब वही प्रोडक्ट डाउनफॉल में जब आता है तो ये होता है आपका इंडस्ट्री साइकिल। तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री की साइकिल को भी हम ध्यान में लेंगे इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस में। द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल और द इंडस्ट्री ग्रोथ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेजेस। देखो अब जो है हम यहाँ पर इंडस्ट्री साइकिल को 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है पायोनियर स्टेज, दूसरा है एक्सपांसन स्टेज और तीसरा है स्टैग्नेशन स्टेज। पायोनियर स्टेज कौन सा होता है, सनराइज स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया कि जब हमने इनिशिएटिवली जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पायोनियरिंग स्टेज। व्हेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट
place and the products have been newly introduced in the market. तो पायोनियरिंग में जो यूनिट्स में जो है दैट मीन्स कि जो पायोनियर स्टेज में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। एक्सपांसन स्टेज कौन सा है? देखो जब इनिशियली अगर प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, सेल्स अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, तो जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है एक्सपांसन का। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती तो है पर लोअर रेट पे बढ़ती है। आपको अगर मालूम होगा कि अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन पढ़ा है तो जो प्रोडक्शन के जो 3 स्टेज होते हैं वही 3 स्टेज उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देयर इज अ लेस वॉलेटिलिटी इन द प्राइसेस एंड प्रोडक्शन। देखो सेकंड स्टेज एक्सपांसन स्टेज में प्रोडक्ट सेल हो रहा है पर उसका जो ग्रोथ रेट है, सेल्स की ग्रोथ रेट है वो नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइस स्टडी है। कंपनी जो है यहाँ इस लेवल पे प्राइस चेंज नहीं कर पाएगी, प्राइस बढ़ा नहीं पाएगी। क्यों नहीं बढ़ा पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो है एक कस्टमर का सेचुरेशन लेवल आ गया है। अगर सेचुरेशन लेवल आ गया है तो यहाँ पर नए कस्टमर्स के ज्वाइन होने की उम्मीद जो है हमें कम है। तीसरा जो स्टेज होता है वो है स्टैग्नेशन स्टेज। द ग्रोथ रेट इनिशियली स्लो डाउन, जो ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है। द स्टैग्नेट्स एंड द अल्टीमेटली टर्न्स नेगेटिव। ये एक प्रोडक्ट के डाउनफॉल का स्टेज है। मैंने इससे पहले आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्यों होगा, कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से होगा, या तो फिर जो है कंपटीटर के एंटर होने से होगा, या तो फिर प्रोडक्ट में इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है इस वजह से होगा। तो ये सारे फैक्टर जो है हमें अफेक्ट करेंगे। ये है आपका इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। इसके बाद में है कंपनी एनालिसिस। तो यहाँ पर कंपनी एनालिसिस में जो है हमें कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स का मतलब यह है कि जो कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे? क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो मस्ट बी स्क्रीन्ड टू एंश्योर दैट द स्टेटमेंट्स आर correct, complete, consistent and comparable. Many popular and widely calculated sources of information about the companies emanate from the outside. That means कहने का मतलब क्या है? देखो क्या क्या देखेंगे हम? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको इनकम स्टेटमेंट बोला है, और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसलिए उन्होंने बोला कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन के अगर एक्सटर्नल सोर्सेज है तो उसको भी हम तलाश करेंगे। देर आर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंपनी एनालिसिस। 2 तरह की टेक्निक है कंपनी एनालिसिस में। अमंग द ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर फोरकास्टिंग एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स एंड अर्निंग यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो। देखो ट्रेडिशनल में कौन सा है? प्राइस अर्निंग रेशियो वाला मेथड है। और मॉडर्न मेथड के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस है, रिलेटेड टूल्स ऑफ ट्रेंड एंड कोरिलेशन एनालिसिस है, डिसीजन ट्री एनालिसिस है एंड सिमुलेशन है। मॉडर्न मेथड्स हैव स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स व्हाइल अटेम्प्टिंग टू ओवरकमिंग देयर शॉर्टकमिंग। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मॉडर्न मेथड में हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि शॉर्टकमिंग्स को दूर किया जाए, जो लिमिटेशन है उसको दूर किया जाए। टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक अल्टरनेटिव अप्रोच है और वो जनरली इसलिए यूज़ आता है कि जो हम शेयर के प्राइस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर पाए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, शेयर के प्राइस होने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द फंडामेंटल एनालिसिस एंड नॉट एज इट्स सब्सटीट्यूट। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एज्यूम्स डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि अगर कौन से शेयर की प्राइस स्टेबल होगी जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, जहां पर मार्केट मैकेनिज्म्स काम कर रहा है, डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म्स काम कर रहा है, वहां पर जो है शेयर्स की प्राइस जो है वो स्टेबल है। दिस यहाँ पर हम एक प्रेडिक्शन भी करेंगे और प्रेडिक्शन किसके ऊपर बेस होगा? The predictions are indicative and do not provide irrefutable declarations about the future trends. तो that means यहाँ पर predictions जो है वो future trend को नहीं बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि past के experience को हम base बनाएंगे। In this type of analysis, no weightage is given to the intangible items like investors' attitude, market sentiment, optimism and pessimism. तो that means यहाँ पर हम qualitative aspect को ध्यान में नहीं ले रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं ले रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एज्यूम्शंस। सबसे पहला डिमांड और सप्लाई, दूसरा है कि डिमांड और सप्लाई काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, राशनल और इरराशनल, दैट मीन्स लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों। स्टॉक वैल्यू जो है वो जनरली
पर्टिकुलर टाइम में और ट्रेंड को फॉलो करता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी परसिस्टेंट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि जो स्टॉक की जो वैल्यूज़ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कैन बी डिटेक्टेड इन द चार्ट्स, एंड जो चार्ट पैटर्न जो है वो फ्यूचर प्राइस को फॉरकास्ट करेगी। मार्केट बिहेव्स इन अ रैंडम स्टाइल एंड मार्केट डिस्काउंट्स एवरी फ्यूचर इवेंट दैट हैज अ बेयरिंग अपॉन द शेयर वैल्यूज। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि मार्केट डिस्काउंट एवरी फ्यूचर इवेंट दैट हैज अ बेयरिंग अपॉन शेयर वैल्यूज। यहाँ पर उन्होंने टर्म यूज़ की है मार्केट डिस्काउंट। मार्केट डिस्काउंट का मतलब हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे कि अगर कोई ऐसे फैक्टर है जो स्टॉक वैल्यू को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो ये भी शेयर की प्राइस को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद में है डाउ जोन्स थियरी। द थियरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द चार्ल्स एच डाउ ऑफ डाउ जोन्स एंड कंपनी, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ USA. According to this theory, the share prices demonstrate a pattern over 4 to 5 years. तो डाउ जोन्स थियरी के अकॉर्डिंगली जो है शेयर प्राइस 4 से 5 साल के ट्रेंड को फॉलो करके बताए जाते हैं। These patterns can be divided into 3 distinct cyclical trends: primary, secondary, and intermediary and minor trends. तो that means primary, secondary और intermediate या तो फिर बोलो minor ट्रेंड में ये रिप्रेजेंट होता है। प्राइमरी ट्रेंड्स लास्ट फ्रॉम 1 to 3 years, जो 1 से 3 साल को फॉलो करता है वो होता है प्राइमरी ट्रेंड्स। ओवर दिस पीरियड द मार्केट एग्जिबिट डेफिनेट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट विच इज punctuated by shorter spans of trend reversal in the opposite direction. The trend reversal is called secondary trend. देखो अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, 1 से 3 साल में जो है 2 तरह का ट्रेंड है। एक जो है वो पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में ट्रेंड हुआ है दैट मीन्स या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, और उस दूसरा जो ट्रेंड है वो उससे रिवर्स साइड में जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है रिवर्सल ट्रेंड। Primary trend is indicative of the overall pattern of the movement. If the primary trend is upward, it is called the bullish phase of the market. देखो अगर that means प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स अगर मार्केट में परचेसेस बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बुलिश ट्रेंड। और अगर ट्रेंड नीचे की ओर आ रहा है जिसको हम यहाँ पर बोला है रिवर्सल, तो उसको हम बोलेंगे बेरिश ट्रेंड। यहाँ पर ध्यान में रखना एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम होगा और वाई एक्सिस पे जो है प्राइस होगा। In a bullish phase, after each peak there is a fall, but the subsequent rise is higher than the previous one. इस चीज़ को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड कीजिए, और मनी कंट्रोल के ऐप में जो सेंसेक्स का जो इंडाइसिस है उसका बाय वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये ग्राफ किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर उन्होंने बुलिश ट्रेंड किसको बोला कि जैसे मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो ग्राफ ऊपर तो जा रहा है, बट अगर मार्केट अगर फॉल हो भी रहा है तो अगर ट्रेंड भी दैट मीन्स अगर रिवर्सल ट्रेंड भी यहाँ पर हो रहा है तो भी वो इतना ज़्यादा फॉल नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, टुडेज क्लोज जो है वो प्रीवियस क्लोज से हाई होगा, नो डाउट वो उसके पीक जितना नहीं होगा। चलो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज कल एक किसी पर्टिकुलर शेयर के जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो था 90 रुपीज़, और आज जब मार्केट में ट्रेडिंग हुई तो वो पहुंचा 110 तक। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि 90 रुपये का जो शेयर है, 90 रुपीज़ का जो शेयर है वो कहाँ पर पहुँचा, अपने पीक 110 रुपीज़ तक, बट वापस उसमें डाउनफॉल आया और वो क्लोज हुआ 100 रुपीज़ पर। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये कैसा हुआ, बुलिश ट्रेंड हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीवियस क्लोज था 90 रुपीज़, उससे जो टुडेज क्लोज है वो कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश ट्रेंड। अब बेरिश फेज, तो बेरिश फेज में इससे बिल्कुल रिवर्स कंडीशन लागू हो जाएगी कि यहाँ पर जो है सपोज अब हम इस एग्जांपल को ही अलग तरीके से देखते हैं कि सपोज कल जो इक्विटी शेयर्स की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 120 रुपीज़। अब यहाँ पर जो है उसकी प्राइस जो है वो कम होते होते 100 तक आ गई, वापस जो है प्राइस बढ़ी और 105 तक आई, और जो है ये अल्टीमेटली क्लोज हुई 103 पे। तो यहाँ पर जो है इसको हम बेरिश ट्रेंड बोलेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ी तो है 120 से लेकर 100 तक फॉल हो गई थी, पर वापस प्राइस बढ़ी तो है 105 तक, और फिर वापस क्लोज हो गया 103 पर। तो इसको हम बोलेंगे बेरिश ट्रेंड। आप मनी कंट्रोल की ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तो मनी कंट्रोल के ऐप में जो है आपको ये ग्राफ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन आप जो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन इसका ले सकते हैं।
सेकेंडरी ट्रेंड, जब प्राइमरी ट्रेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेंड होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि अगर प्राइमरी ट्रेंड जो है वहाँ पर अगर स्टॉक के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं और उसके बाद वापस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। अगर कल जो है वो स्टॉक 105 रुपये पे क्लोज हुआ था और उसके बाद में जो है ये हाई होते होते 110 पे पहुंच गया, 110 पे पहुंच के जो है वो या तो स्टेबल हो गया या तो वापस डाउनफॉल आना शुरू हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी ट्रेंड। इन जनरल सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड टिपिकली लास्ट बिटवीन 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स, व्हाइल द retracement of the secondary trend generally range between 1/3 to 2/3 of the primary trend movement। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड का 1/3 या 2/3 जितना मूवमेंट जो है सेकेंडरी ट्रेंड में होता है। माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड का मतलब है ऐसा ट्रेंड जो 3 वीक से कम समय के लिए रहता है। एक सिक्योरिटी जो है जो कॉन्स्टेंटली ट्रेडेड हो रही है स्टॉक मार्केट पे और उसके प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट अगर उसकी आप एवरेज निकालोगे तो उस की एवरेज जो है वो पिछले 3 वीक के प्राइस की एवरेज निकलेगी अगर किसी पर्टिकुलर डे का आप क्लोजिंग प्राइस अगर निकालोगे। तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका माइनर ट्रेंड हुआ। इसके बाद में है टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स में सबसे पहला यहाँ पर जो है लाइन चार्ट है, सेकंड बार चार्ट है और थर्ड जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। दिस आर द प्लॉटिंग ऑफ द प्राइसेस एंड द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन चार्ट्स। क्या पर्पज होता है? द पर्पज ऑफ रीडिंग एंड एनालाइजिंग दिस चार्ट इज टू डिटरमाइन द डिमांड सप्लाई इक्वेशन एट वेरियस लेवल एंड दस टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द प्राइस। तो लाइन चार्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो लाइन चार्ट में जनरली क्या होता है कि it represents only the closing price over a set period. The line is formed by connecting the closing prices for each period over the time frame and the intra-period highs and lows of the stock prices are ignored। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो क्लोजिंग प्राइस का जो चार्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे लाइन प्राइस। बार चार्ट, तो बार चार्ट एक्सपांड अपॉन द लाइन चार्ट बाय द एडिंग द ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग। देखो यहाँ पर जो है प्राइस को बाय वे ऑफ बार रिप्रेजेंट करेंगे और वो भी क्लोजिंग प्राइस को तो अटैच होगा, पर बार जो है वहाँ पर एक सिक्योरिटी का ओपन प्राइस का बार अलग बनेगा, उसके बाद में जो है ट्रेडिंग प्राइस का पिक का बार अलग बनेगा, उसके बाद में जो उसका डाउनफॉल जो है उसका बार अलग बनेगा और क्लोजिंग प्राइस का बार अलग बनेगा। दैट मीन्स एक सिक्योरिटी की कम से कम 4 जो है बार बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही सिक्योरिटी का आपको बार चार्ट से पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। द ओपनिंग प्राइस इज द हॉरिजॉन्टल डैश ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द क्लोजिंग प्राइस इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। ये भी आपको मनी कंट्रोल में जो है आपको बार चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। राइज विल बी शोन बाय द ब्लैक एंड फॉल विल बी शोन बाय द रेड। तो बार चार्ट में जो है आपको अगर राइज हुआ तो वो बार ब्लैक कलर का होगा और फॉल हुआ तो वो बार जो है वो रेड कलर का होगा। कैंडलस्टिक चार्ट, फॉलोइंग पीरियड विच टिपिकली हैव ए रेड और ब्लैक कैंडलस्टिक बॉडी। देखो कैंडलस्टिक चार्ट में भी जो है एक थिन वर्टिकल लाइन बताएंगे कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का प्राइस रेंज एक पर्टिकुलर पीरियड का शो किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है और हम जो है अगर उसको जैसे बुक में तो आपको इमेज दिया हुआ ही है, बट मेरा ये कहना है कि मनी कंट्रोल में आपको एकदम कलरफुल इमेज देखने को मिलेगी और एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट्स एम्फेसिस इज laid on charting price changes only and the time and volume elements are ignored। पॉइंट और फिगर चार्ट में जो है वो टाइम और वॉल्यूम एलिमेंट को हमने ध्यान में नहीं लिया है। वंस द प्राइस ड्रॉप्स द फिगर्स आर मूव्ड to another column and the OAs are entered in the downward series till the downward trend is reversed। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो है प्राइस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर X और O दो तरीके से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। पैटर्न्स क्रिएटेड बाय द चार्ट्स, तो सबसे पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट इज ए मिनिमम प्राइस लेवल, इंक्रीज इन अ प्राइस इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करी है। सपोर्ट का मतलब क्या है? जो मिनिमम लेवल पे जो सिक्योरिटी ट्रेड होती है वो है सपोर्ट, और जो एक पर्टिकुलर हायर लेवल पे जो ट्रेडिंग होता है वो होता है राइज। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बीच में उन्होंने रेजिस्टेंस वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ
कि जो एक इवन लेवल पे हायर प्राइस पे जो ट्रेडिंग होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस। हेड्स एंड शोल्डर्स कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। हेड जो है वो हाईएस्ट प्राइस लेवल है, ठीक है, यहाँ पर, और हेड आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल हुआ। और इसके बाद में है ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन। तो जहाँ पर प्राइस में अनसर्टिनिटी होती है वहाँ पर ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन होता है। डबल टॉप फॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट अ बेरिश डेवलपमेंट signaling that the price is expected to fall. Double bottom formation, it represents a bullish development signaling that the price is expected to rise. चार्ट की लिमिटेशंस क्या होती है? तो चार्ट की जो सबसे पहले लिमिटेशंस ये है कि ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, जो जैसा देखेगा उस तरीके से उसका एनालिसिस करेगा। फ्रीक्वेंट चेंज इन द चार्ट्स आर मिसलीडिंग, अगर चार्ट जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है तो वहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। अदर फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, दूसरे फैक्टर जो है उसको इग्नोर किया जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में? सबसे पहला है एडवांस और डिक्लाइन रेशियो। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो का मतलब क्या है कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम वर्सेस डिक्रीज्ड वॉल्यूम, दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? मार्केट ब्रेथ इंडेक्स का मतलब यह है कि वेरिएशन ऑफ द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, दिस इंडेक्शन इज कॉम्प्यूटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टॉक राइजिंग एंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स फॉलिंग। दैट मीन्स यहाँ पर हम वॉल्यूम का जो है अप एंड डाउन देखेंगे कि कितना हाईएस्ट वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स का कितना हुआ था और लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो है कितने थे। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम जो है मार्केट ब्रेथ इंडेक्स में सिक्योरिटी के वॉल्यूम का डिफरेंस देखेंगे। मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग एवरेजेस में जो है शेयर की जो प्राइस जो वैल्यूज होती है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके हम सिंपल मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। जब आप मनी कंट्रोल की जब आप ऐप देखोगे तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी भी शेयर्स को आप सर्च बॉक्स में जाके आप उसका नाम लिखना, सपोज L&T हो गया, HDFC बैंक हो गया, उसमें नीचे आपको उसका सिंपल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स 52 वीक हाई लो भी देखने को मिलेगा कि इसकी प्राइसिंग कितना रहा और इसका जो है एवरेज कितना रहा। अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू वैल्यूएशन कौन कौन से? सबसे पहला है रैंडम वॉक थियरी। तो रैंडम वॉक थियरी कौन सी है? ये देखो, रैंडम वॉक थियरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, तो इसको ज़्यादातर जो है इग्नोर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द शेयर प्राइसेस विल राइज एंड फॉल ऑन द whims एंड फैंसीज ऑफ द मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो स्पेक्यूलेशन जो लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस में चेंज होगा। ये है रैंडम वॉक थियरी। The random walk hypothesis is entirely consistent with an upward and downward movement in price as the hypothesis support fundamental analysis and certainly does not attack it. देखो, फंडामेंटल एनालिसिस को तो ध्यान में लेंगे पर जो है टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में नहीं लेंगे, ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर जो प्लेयर्स जो है मार्केट के वही प्राइस को अफेक्ट करेंगे। क्या क्या एडवांटेजेस होता है कि सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई गुड एंड बैड जजमेंट नहीं है। दैट मीन्स इन्वेस्टर खुद के डिस्क्रिशन से ही इन्वेस्ट करता है। दूसरा एडवांटेज यह है कि देयर इज नो रिस्क ऑफ बीइंग इल इन्फॉर्म्ड। देखो, यहाँ पर क्या होता है, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं इसलिए जो है हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। रैंडम वॉक थियरी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द ट्रेंड्स इन द लॉन्ग रन, पर हम सिर्फ यहाँ शॉर्ट रन के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग रन के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा है एफिशिएंट मार्केट थियरी। तो एफिशिएंट मार्केट थियरी क्या कहती है कि प्राइस चेंजेस विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई एक नई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आई, प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर एन एफिशिएंट सिक्योरिटीज मार्केट आर, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एफिशिएंट मार्केट के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि एफिशिएंट प्राइसिंग जो है वो इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर सिक्योरिटीज़ के कस्टमर के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्कस फ्रीली एंड क्विकली अक्रॉस द नेशन। यहाँ पर जो है जटमेंट स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उन्होंने यहाँ पर बात करी है, एनएससी की नहीं, जो नेशनल लेवल पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन जो है उसका कम्युनिकेशन फेयरली होना चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इग्नोर किए हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एवरी इन्वेस्टर इज सिमिलर एक्सेस टू इन्वेस्टेबल फंड। यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि हर एक इन्वेस्टर के पास जो है वो प्रॉपर फंड है जिससे वो इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्टर आर रैशनल एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग मैक्सिमम यील्ड। वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम बेनिफिट।
एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस थियरी पर जब रैंडम वॉक थियरी अगर लागू की जाती है तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और तीसरा जो है द वीक फॉर्म ऑफ थियरी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म थियरी के अकॉर्डिंगली एक ग्रुप ऐसा होता है कि जिसके पास जो प्राइस मूवमेंट की इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है और दूसरा जो ग्रुप होता है वो प्राइस जो इस इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइस मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा ये प्रेडिक्ट करता है। और यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है कि जो इनसाइडर्स होता है, दैट मीन्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है या तो जो इंटरमीडियरी का पार्ट है, उनको इस इंफॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म थियरी है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म थियरी जो है इसके अंदर जनरली ये होता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर प्राइस को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से जो है शेयर प्राइस के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। वीक फॉर्म के थियरी के अकॉर्डिंगली जो है जो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करती है। इन दिस वे if the markets are truly efficient, the fundamentalist would be successful only when he has inside information। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिएगा? सबसे पहले inside information, he has superior ability to analyze publicly available information and gain insight into the future of the company। तो यहाँ पर जो है उसके लिए दूसरी एक क्वालिटी ये चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रॉपर यूज़ करके जो है उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करे और उससे ज़्यादा बेनिफिट वो ले सके। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड वीडियो सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर। आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो मॉड्यूल बेस्ड होते हैं और इससे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।